जंगल की वो श्रापित गुफा। मानसरोवर जंगल में सूरज की हल्की किरणें चारों तरफ रोशनी बिखेर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था और बसंत उत्सव की तैयारियों में पक्षी मगन थे। मीनू, मैं कौन सी ड्रेस लाऊं? सोच रही हूँ बसंत उत्सव आ रहा है, एक वाइट सूट बनाऊं, चूड़ियाँ और घर की सजावट का भी सामान ले आऊं। नहीं, जंगल में तुम्हारे जंगल की तरह बसंत उत्सव नहीं मनाया जाता, इसलिए तैयारियां करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? सोचा दाने लाने से पहले तुम दोनों के हालचाल पूछ लूं। देखो ना लाडो, मीनू बसंत उत्सव मनाने से मना कर रही है। क्यों इस जंगल में ये त्योहार नहीं मनाया जाता? अरे वजह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये त्योहार खुशियाँ नहीं, डर, दहशत और खतरा लेकर आता है। कैसा खतरा? कितना बोलती है तू? चल दाना ढूंढने चल रहे हैं। लाडो मीनू और टिंकू को कुछ नहीं बताती और तीनों दाना तलाशने चली जाती हैं। रास्ते में टिंकू को रहस्यमय गुफा दिखती है, जिसके अंदर जाने का वो फैसला करती हैं। नहीं, तुम इस गुफा के अंदर नहीं जाओगी, खास तौर से बसंत उत्सव के समय। लेकिन क्यों? मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, जंगल का कोई भी पक्षी या जानवर इस गुफा के अंदर नहीं जाता, जबकि ये तो हमारे जंगल की गुफा है ना, इसके अंदर हम जा सकते हैं। ये गुफा सालों से एक रहस्य बनी हुई है, जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सुनकर टिंकू गुफा की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है और गुफा के बारे में जानने के लिए कालू के घर पहुंच जाती है। अरे टिंकू, आज तुम हमारे गरीब खाने में कैसे आई? सब ठीक तो है? कुछ मदद चाहिए क्या? हाँ, मैं मदद ही मांगने आई हूँ। ओ बहन, उधार और खाना मत मांगना, हमारा इस टाइम खुद हाथ तंग चल रहा है। इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुमसे उधार मांगू। मुझे बस गुफा के बारे में जानना है। क्या गुफा? वो श्रापित गुफा? उसके बारे में पूछने आई हो? अरे उसका तो नाम लेना ही श्राप समझा जाता है, और तुम उसके बारे में पूछने चली आई? हमें भी मुसीबत में फंसवाना चाहती हो क्या? अरे तुम जरा चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूं ना। टिंकू, हम में से कोई भी उस श्रापित गुफा की सच्चाई नहीं जानता है। जब से हम यहाँ पे आए हैं, तब से इस जंगल में बसंत उत्सव के दौरान वो गुफा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कई जानवर और पक्षी उस गुफा में जाने के बाद गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। कोई तो जानता होगा ना कि आखिर उस गुफा पर किसका और कौन सा श्राप लगा है। ये सवाल तुम्हें हमसे नहीं, अपनी बहन मीनू से पूछना होगा, क्योंकि वही इस जंगल की सबसे पुरानी सदस्य है और हो सकता है उसे सब पता हो। टिंकू उदास मन से घर लौट आती है, जहाँ पीहू और मीनू आपस में बातें कर रही थी, पर टिंकू को देखकर शांत हो गई। पीहू, तुम तो जानती होंगी ना इस गुफा पर क्या श्राप लगा है? हाँ, यही कि जो भी अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन क्यों? इस पर पीहू के पास भी कोई जवाब नहीं होता है और अगले दिन से बसंत उत्सव का पहला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन जंगल में कोई भी खुशी नहीं होती है। ओए तोताराम, सर धजकर कहाँ जा रहा है मैना के साथ? मैना मेरी दोस्त है और हम पड़ोसी जंगल में जा रहे हैं बसंत उत्सव मनाने, क्योंकि हमारे जंगल में तो ये त्योहार मनेगा नहीं। सोचा दूसरे जंगल में ही एंजॉय कराएं। सही है, मजे करो। दिन भर पक्षी रोज की तरह अपने अपने काम में लगे रहते हैं और चारों तरफ जंगल में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है और रात में ये दहशत और ज्यादा बढ़ जाती है और सबसे खौफनाक दिखाई देती है श्रापित गुफा। कालू जी, लगता है गुफा जाग गई। देखो, उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी चमक रही है। ये वक्त डरने का नहीं, सावधान रहने का है। खिड़की दरवाजे बंद कर लो और भूल से भी उस गुफा के पास मत जाना। अरे पीहू, पीहू, मर गई क्या? जल्दी दरवाजा खोल। इतनी रात तुम यहाँ? सब ठीक तो है? गुफा जाग गई है। देख, दूर से ही नीली रोशनी चमक रही है, इसलिए सोचा एक से दो होंगे तो हिम्मत मिलेगी। जब तक बसंत उत्सव खत्म नहीं हो जाता, मैं तेरे साथ रह लूं क्या? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अंदर आ जाओ। मीनू भी खिड़की से गुफा की तरफ देख रही थी और चेहरे पर एक अजीब सा डर था।
कुछ मिनटों के लिए रोशनी कायम रही और फिर बुझ गई, पर यहीं से खतरे का सिलसिला शुरू हो गया। अगली सुबह सभी पक्षी आपस में गुफा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तोताराम, तू पूरे जंगल में संदेश दे आना कि कोई भी गुफा के पास ना जाए। ठीक है। अरे भगवान, हम सब की रक्षा करे। दिन भर पक्षी गुफा को देखकर खौफ में रहते हैं और रात को जंगल में कुछ फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगती है और हर किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा। शायद मुझे कोई आवाज लगा रहा है, वो भी उस गुफा की तरफ से। ये सिर्फ एक धोखा है, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप सो जाओ। कालू जी, तुम्हें भी आवाज आ रही है क्या? हाँ, पर यह सिर्फ एक जाल है, कभी इस आवाज का पीछा मत करना। दूसरी रात भी जंगल में किसी बुरे सपने की तरह गुजरती है और हर घोंसले में डर होता है। लेकिन अगली सुबह, मीनू मौसी, लाडो, कालू, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो। क्या हुआ मैना, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कल रात मैं और तोताराम गेम खेल रहे थे, तभी गुफा के पास से आवाज आई। मैंने तोताराम को मना किया था कि वो गुफा के पास ना जाए, लेकिन जब मैं सुबह उसके घर गई तो वहाँ तोताराम नहीं था। कहीं वो गुफा में तो नहीं चला गया? ऐसी बात है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, हो सकता है दाना ढूंढने गया हो। हाँ, सब मिलकर उसे तलाशते हैं। सब पक्षी पूरे जंगल में तोताराम को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। पर तभी, साथियों देखो, गुफा के बाहर तोताराम के पंख टूटे पड़े हैं। इसका मतलब वो गुफा के अंदर गया है, हमें उसे बाहर लाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। एक की जान के बदले हम पूरे जंगल की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो, जाओ। हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो मीनू जंगल के हर मेंबर पर जान छिड़कती थी, आज वही तोताराम को ढूंढने से मना कर रही है। वो गुफा खतरनाक है, इसलिए। तीसरे दिन जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है और जो भी गुफा के पास से गुजरता है उसे ठंडी हवा में चक्कर आने लगते हैं। इसलिए पक्षी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते और घरों में कैद हो जाते हैं। मैना, अब शाम को कहाँ जा रही है? ये हवा खतरनाक है, इसमें बाहर निकलना सही नहीं। घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मेरा दोस्त तोताराम होता तो मेरे लिए ले आता, अब मुझे खुद ही लेने जाना होगा। शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैना अपने घर लौटकर नहीं आती है। मैंने मैना को गुफा की तरफ जाते देखा था, लेकिन आते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि तुम अंदर हो और वो अपने घर चली गई हो। हाँ, शायद। रात भर जंगल में सन्नाटा रहता है और अगली सुबह भूरी सबसे पहले मैना को देखने उसके घर जाती है, लेकिन मैना कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे भूरी को कुछ अजीब लगता है। इसलिए भूरी घर आकर कालू को पूरी बात बताती है। अगर ऐसी बात है तो हमें मैना को ढूंढना चाहिए। मैं जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ। क्या फिर से एक और साथी गायब हो गया? गुफा के पास चलकर देखते हैं पहले। जैसे ही सब गुफा के आसपास चेक करते हैं, उन्हें मैना के कुछ पंख बाहर पड़े हुए नजर आते हैं। शायद वो ठंडी हवा मैना को गुफा के अंदर खींच कर ले गई, क्योंकि जो भी उसके संपर्क में आता है उसे चक्कर आने लगते हैं और गुफा इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। साथ ही अब खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत बरतो, वरना पूरा जंगल मुसीबत में पड़ जाएगा। अब जंगल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, लेकिन चौथी रात कुछ अजीब होता है। गुफा की दीवारों से नीली तेज रोशनी बाहर फैलने लगती है और पूरा जंगल नीला दिखाई देता है। इसी रोशनी की किरणें पक्षियों के घोंसलों से भी टकराती हैं, इसलिए सब पर्दे और खिड़की बंद करके अंदर छुप जाते हैं। पर रात को उन्हें एक जैसे सपने आते हैं, जिसमें वो गुफा के अंधेरे में खुद को फंसा हुआ देखते हैं। अगली सुबह पेड़ पर सब पक्षी। भूरी, क्या बताऊं, कल तो मुझे इस श्रापित गुफा का सपना आया था, जिसमें ये अंदर से और डरावनी लग रही थी। सच में यही सपना तो मैंने भी देखा, और मैंने भी। यानी हम सबको एक ही सपना आया है? काफी अजीब बात है। ये अजीब नहीं, संकेत है गुफा के जागने का और सतर्क रहने का। सब ये मीटिंग खत्म करो और अपने घर जाओ।
पांचवी रात जंगल में कई सारी अजीब भारी आवाजें गूंजने लगती हैं, जो ना मदद मांग रही थी और ना ही किसी को बुला रही थी। बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि हमें क्यों छोड़ा। मीनू, ऐसा लग रहा है ना कोई पूछ रहा है हमें क्यों छोड़ा। नहीं, तुम्हारा वहम है ये। लेकिन सच्चाई यही थी कि वो आवाजें बार बार यही सवाल पूछ रही थी। अब टिंकू का सब्र खत्म हो जाता है और अगली सुबह वो चुपचाप लाडो के घर जाती है, जहां पीहू भी थी। हम में से कोई नहीं जानता ये गुफा क्यों और कैसे श्रापित बनी, लेकिन हमें जानने का हक है। डर से हम कब तक भागेंगे? 5 दिन हो गए, ना हम सो पा रहे हैं और ना बाहर निकल पा रहे हैं। ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या है? तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों होता है? हमें अंदर जाकर मरना नहीं है, लेकिन ऐसे हम ज़्यादा जी भी नहीं पाएंगे। डर से भागना डर को ख़त्म करने का रास्ता नहीं है। हम सबको आज इस रात से पर्दा उठाना होगा। इतने में कालू और भूरी भी आ जाते हैं और मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। टिंकू, क्या पता मैना और तोता राम को भी बचाकर हम बाहर ले आए। कालू भूरी से भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए सब मीनू को बिना बताए गुफा के पास चले जाते हैं और अचानक गुफा के सामने रखा पत्थर गिर जाता है और अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मैं अंदर मर गई तो मेरे सामान का क्या होगा? अगर तुम में से कोई बचे तो मेरा सामान गरीबों में बांट देना, दुआ तो मिलेगी। चुप हो जाओ, अंदर चलो। गुफा में काफी अंधेरा था, इसलिए सब पक्षी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने पर हल्की सी रोशनी चमकने लगती है और रास्ता साफ दिखने लगता है और एक आवाज आती है, पीहू, आ गई तुम? लेकिन अब वापस कैसे जाओगी? कहीं पहले मेरा ही तो टिकट नहीं कटेगा? कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम सबको जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो इस गुफा में आया वो कभी बाहर नहीं गया। अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे रास्ते बदलने लगते हैं। जो पहले सीधा रास्ता था वो अब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और ये गुफा एक भूल भुलैया में बदलने लगती है। कभी किसी के दौड़ने की आवाज आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज। देखो, मैना और तोता राम उधर लटके हुए हैं। हमें बचा लो, हम यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। फिर अचानक दोनों के चेहरे धुआं बनकर हवा में गायब हो जाते हैं और जोर जोर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है, जो इतनी खौफनाक थी कि पूरी गुफा सहम उठती है और पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ मीनू और भूरी आ जाती हैं। मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर भी तुम सब यहाँ आ गए। जल्दी चलो यहाँ से। तभी गुफा के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरता है और रास्ता बंद हो जाता है। मीनू, हमें क्यों छोड़ा? क्यों हमें लेने नहीं आए? मीनू मौसी, हमें पता है कि तुम सच जानती हो और ये श्राप भी सच के साथ ही खत्म होगा, इसलिए आज तुम सच बता दो। हाँ मीनू, हम सब सच जानना चाहते हैं। तुम सब हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। इतना कहते ही तेज नीली रोशनी चमकने लगती है और मानो कई सारी आंखें उन्हें देख रही हों। सबको बताओ, हम गुनहगार नहीं, बेकसूर हैं। ये गुफा श्रापित नहीं बल्कि धोखे का ठिकाना है। तुमने हमें धोखा दिया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ जंगल वासियों ने तुम्हें धोखा दिया। कैसा धोखा मीनू? कई साल पहले की बात है, जब मेरी परनानी जंगल में आकर बसी थी और उसके बाद ये जंगल आबाद हुआ। वो जंगल की सरपंच बनी। उनका हुक्म पूरे जंगल में माना जाता था। लेकिन फिर एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी, जो हवा के साथ तेजी से बढ़ती जा रही थी। जो भी इन्फेक्टेड पक्षी के संपर्क में आता, वो भी बीमारी का शिकार बन जाता। इस बीमारी का इलाज नामुमकिन था। जबकि आधा जंगल इस बीमारी की चपेट में आ चुका था, तब मेरी परनानी ने एक अहम फैसला लिया कि जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक सब इन्फेक्टेड लोगों को गुफा में बंद कर दिया जाएगा, ताकि दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हों।
ये बीमारी बसंत उत्सव के दौरान फैली थी। सब लोगों ने सरपंच की बात मानी और इन्फेक्टेड लोगों को गुफा में बंद कर दिया। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया। इसलिए जंगल वासियों ने इन्फेक्टेड लोगों को बाहर ना निकालने का फैसला लिया और सभी पक्षी जानवर गुफा में तड़प तड़प कर मारे गए। बस तभी से हर बसंत उत्सव पर गुफाओं में मौजूद लोगों की आत्मा इंसाफ मांगती है, पूछती है कि इन्हें क्यों छोड़ा गया, क्यों कोई वापस लेने नहीं आया। मैं सब जानती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों का सामना कर सकूं। इसलिए सबको गुफा से दूर रहने को कहा। हम बदला नहीं, सच चाहते थे ताकि इस सच से हमें मुक्ति मिल सके और जंगलवासी हमें गलत नहीं, बेकसूर समझे। हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। वो फैसला हमारे बड़ों ने लिया था, लेकिन हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। हम जंगल में फिर से खुशियां लाना चाहते हैं। हाँ, हम सबको माफ कर दो। सच कबूल होने और माफी मांगने के बाद नीली रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है और गुफा का रास्ता खुल जाता है, जिसमें से कई सारी सफेद रूह बाहर निकलकर आसमान में खो जाती है। इन सबको मुक्ति मिल गई और इस गुफा को भी। अब ये श्रापित नहीं रही, बल्कि हमारे लिए पहले से और ज्यादा खास बन गई है। मुझे भी तुम सब माफ कर दो। मैंने तुमसे सच छुपाया। वो डर था कि कहीं जंगल पर खतरा बढ़ ना जाए। तुमने हम सबकी भलाई के लिए किया। वहाँ देखो, वहाँ मैना और तोताराम बेहोश पड़े हैं। सब पक्षी उन्हें पानी पिलाते हैं और होश में लाते हैं और पता चलता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि आत्माएं उन्हें अपने साथ हुए अत्याचार को दिखाने के लिए यहाँ लाई थीं, ताकि वो उनका दर्द महसूस कर सकें। इसी के साथ कई पक्षी और जानवर जो पहले गुम हो गए थे, वो भी मिल जाते हैं। हमारे साथी हमें मिल गए, जंगल से खतरा टल गया और आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसी खुशी में पार्टी बनती है, लेकिन पार्टी इसी गुफा में होगी। सब पक्षी गुफा को सजाते हैं और रात को जंगलवासी इकट्ठा होते हैं और जमकर खुशियां मनाते हैं। इसके बाद से बसंत उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।